हेलो एवरीवन। आज की रैपिड सीरीज़ में हम लोग आर्टिकल 351 से लेकर के 395 तक कवर करेंगे। आर्टिकल 351 डील करता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो बाकी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वो कहाँ पर दिए हुए हैं? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब लेकिन ये एक डायरेक्टिव जो किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो वो आपकी डायरेक्टिव कहाँ पर दिया हुआ है? 351 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पार्ट 18। पार्ट 18 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से। आर्टिकल 352 बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसी कोई ग्रेव इमरजेंसी है जिसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर पूरे पार्ट में से, पूरे इंडिया में से किसी भी पार्ट की अगर सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, मतलब खतरे में है, या फिर कौन कौन से ग्राउंड्स पर? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह पर क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा करके क्या कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन। तो इन 3 ग्राउंड्स पर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया डेंजर में है तो फिर क्या करेंगे? एक प्रोक्लेमेशन इश्यू कर सकते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए। क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी इमरजेंसी दूसरे सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन एक और किया जाएगा, उसके बाद ही क्या किया जाएगा? उसको या तो रिवोक किया जा सकता है या फिर चेंज, उसमें कोई भी चेंजेस अगर लाने, वैरी करना है या फिर रिवोक करना है तो उसके लिए एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉज 3 कह रहा है डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। रिटर्न में जब प्रेसिडेंट जो है उनको प्रोक्लेमेशन अगर देंगे तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उनको कहाँ पे क्या होना चाहिए? यूनियन कैबिनेट का रिटन डिसीजन होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तभी वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो टर्म है यूनियन कैबिनेट, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं यूज़ हुआ है। क्लॉज 4 कह रहा है कोई भी प्रोक्लेमेशन जो है वो आपका दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, उसके सामने ले डाउन किए जाएंगे, ठीक है। जब तक कि मतलब कुछ जो रिवोक करने वाला प्रोक्लेमेशन है उसको छोड़ करके बाकी सभी क्या किए जाएंगे? ले डाउन किए जाएंगे पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। और अगर वो अप्रूव नहीं किया गया है तो फिर 1 मंथ तक वो चलेगा, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो फिर वो कितने टाइम तक चलेगा? 6 महीना। ये आपका क्लॉज 5 कह रहा है कि अगर रिवोक नहीं किया गया है, मतलब अगर रिवोक कर लिया गया है तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर रिवोक नहीं किया गया है तो क्या होगा? 6 महीने तक चलेगा वो, ठीक है। इसके बाद आइए आप लोग 353 बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इफेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी कि वो स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकती है। ये आपका 353 कह रहा है। उसके बाद 355 कह रहा है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया? ड्यूटी बताई गई है यूनियन की, वो क्या करेंगे? स्टेट्स को बचाएंगे। किस चीज़ से? एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज हुआ है। 356 बात कर रहा है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। तो अगर ये आपका प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है, मतलब स्टेट्स में जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, तो अगर उनको कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है गवर्नर की तरफ से, मतलब जो स्टेट्स हैं वहाँ के गवर्नर की तरफ से, या फिर अदरवाइज आपका 365 में दिया हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसी कोई रिपोर्ट मिलती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो क्या कहते हैं आपकी गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली नहीं चल पा रही है, तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या होगा? क्लॉज 1 कह रहा है कि वो अपने अंदर सारी पावर्स ले लेंगे। एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन और एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर। तो गवर्नर की और गवर्नमेंट की दोनों की पावर क्या ले लेंगे? प्रेसिडेंट अपने आप ले लेंगे। और ये भी कहेंगे कि लेजिस्लेटिव द पावर ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। फिर क्लॉज 2 कह रहा है आपका एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वैरिड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। यहाँ पर भी सेम बात कही गई है। अब वहाँ पे टाइम पीरियड कितना था? 1 मंथ है ना, जब तक अप्रूव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? 2 मंथ्स, ठीक है, याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी आपकी टाइम लिमिट 2 मंथ्स है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर प्रोक्लेमेशन अप्रूव कर दिया जाता है, मतलब सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, अगर प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाता है तो कितना टाइम? 6 महीने तक। लेकिन उस 6 महीने को एक बार में
बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से प्रोक्लेमेशन इशू करके फिर दोबारा से बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके 3 साल तक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 साल से ज़्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं इम्पोज किया जा सकता है, एंड 6 मंथ्स एट अ टाइम, राइट। और अगर 6 मंथ्स के लिए अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर वो 2 मंथ्स, ठीक है। क्लियर है आपका। 357 बात कर रहा है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356। अब आइए आप लोग 358 बात कर रहा है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो अपने आप सस्पेंड होता है, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19। आपका जो फ्रीडम आपकी दी हुई है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। किन किन ग्राउंड्स पर? वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पर अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है सिर्फ तब, ठीक है। अगर आपका जो आर्म्ड रिबेलियन है उसके टाइम पर नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 359 कहता है सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इमरजेंसी ऑलरेडी प्रोक्लेम हो गई है, ठीक है, ऑपरेशन में है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट या फिर राइट टू इन्फोर्स एनी ऑफ हिज राइट्स कंटेन्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कौन कौन से राइट्स? आर्टिकल 20 और 21। तो राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स वो नहीं होते हैं आपके सस्पेंड। क्या सस्पेंड होता है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट जाने का राइट आपका, जो आपका आर्टिकल 32 है वो राइट आपका सस्पेंड होता है। लेकिन वो राइट आपका किन किन राइट्स के लिए सस्पेंड नहीं होगा? आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। तो अब अगर आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके सारे राइट सस्पेंड हो गए, राइट। तो लेकिन कौन कौन से छोड़ के? अगर आर्टिकल 20 या 21 का कोई मैटर है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो, ठीक है। 359 ऐसा कह रहा है। उसके बाद में देखिए 360 बात कर रहा है प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगी है, याद रखिएगा। क्या क्या ग्राउंड्स हैं यहाँ पर? अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटेंड। तो क्या क्या है यहाँ पर? फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर थ्रेटेंड है तो फिर इम्पोज की जा सकती है। यहाँ पर भी वो 2 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर अप्रूव नहीं की गई है तो 2 महीना। तो इसमें भी 2 महीना है, प्रेसिडेंट रूल में भी 2 महीना है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, ठीक है। फिर आ जाइए आप लोग पार्ट 19 आपका मिसलेनियस प्रोविजन बताता है। आर्टिकल 361 में आपके प्रिविलेजेस दिए हुए हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के। इसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं आपके वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे किस चीज़ के लिए? जो भी इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब जो भी काम वो अपने ऑफिस के कर रहे हैं उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। क्लॉज 2 कह रहा है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहे किसी भी तरह की हो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट नहीं इंस्टीट्यूट होगी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, ठीक है। क्लॉज 3 कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस फॉर द अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी नहीं होगा उस टाइम पर जब तक वो अपने ऑफिस में है, आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी उन्हें। क्लॉज 4 कह रहा है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो ऐसे ही नहीं इंस्टीट्यूट की जाएंगी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट अनटिल एंड अनलेस उनको 2 महीने का नोटिस दिया गया हो, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपकी इंस्टीट्यूट ही नहीं होंगी और आपका जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो 2 महीने के नोटिस के बाद ही इंस्टीट्यूट हो सकती हैं, ठीक है। 361 कैपिटल ए बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपका एक तरीके से प्रिविलेज ही है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की। 363 कह रहा है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कोर्ट्स की क्या किया गया है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है उसको कर्टेल किया गया है कि वो किन किन मैटर्स में, ट्रीटीज़ हो गई आपकी, अग्रीमेंट हो गए, कोविनेंट्स हो गए, इंगेजमेंट्स हो गई, सनद हो गए, या फिर इस तरह के और भी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप लोग आर्टिकल 365 बात कर रहा है, वो मैंने बताया था ना, जो आपका आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के लिए लिखा हुआ है ना अदरवाइज टर्म, तो अदरवाइज टर्म यहीं से डील करता है। उसके लिए क्या है, इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस इशू गिवन बाय द यूनियन। तो अगर कोई स्टेट यूनियन के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं अगर उनको फॉलो नहीं करता है तब क्या होगा, तब भी रिपोर्ट, मतलब तब भी क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। अब हाँ, जनरली क्या होता है, हम लोग जो भी एक्ट्स पढ़ते हैं उसके जो आपके इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज होता है वो कहाँ होता है, सेक्शन 2 या 3 में, राइट। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो आर्टिकल 366 में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 366 क्लॉज 1 आपका डील करता है एग्रीकल्चरल इनकम से। 366 क्लॉज 2 आपका एंग्लो इंडियन को डिफाइन करता है, ठीक है। इस तरह से इसमें काफ़ी सारे हैं आपके, आई थिंक 30 हैं, ठीक है, 30 क्लॉजेज हैं, हाँ, यूनियन टेरिटरी है 30 में। अब 367 आपका इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है। अब आइए पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 बात कर रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो पावर किसकी है? पार्लियामेंट की पावर है, किस किस क्या क्या करने की? अमेंड करने की बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। तो या तो ऐड कर सकते हैं या फिर वैरी कर सकते हैं या फिर रिपील कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉज 2 कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पज इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब आपका जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है वो किसी भी हाउस में इंस्टीट्यूट मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर उसके लिए बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि अगर ये दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, जो कि अपनी एसेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बिल को पास मान लिया जाएगा, ठीक है। 21 आपका बात कर रहा है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 370 आपका डील करता है टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसको आपका किन्होंने मतलब प्रेसिडेंट ने 6 अगस्त 2019 से लेकर के इस जो प्रोविज़न को है उसको क्या किया गया है, ये लिखा हुआ है ना आपकी लास्ट लाइन में, आर्टिकल 370 शैल सीज टू बी ऑपरेटिव एक्सेप्ट द फॉलोइंग विच शैल रीड एज अंडर, ठीक है। तो जो नीचे दिया हुआ है 370 का चेंज कर दिया गया है। तो अब जितने भी रूल्स, बाय लॉज, जितने भी लॉज हैं वो सबके सब आपके किस पे एप्लीकेबल होंगे? जम्मू एंड कश्मीर पर भी, ठीक है। तो ये 370 को इस तरह से बदल दिया गया है। अब 371 आता है आपका। 371 में आपके स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात दिया हुआ है। 371A में आपका नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर आपका उसके बाद 371B में आपके आसाम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस हैं। फिर उसके बाद 371C में मणिपुर, 371D में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद आपका 371F में आपका सिक्किम दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। 371 में क्या है? 371F में क्या है? सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? F में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाइए आप लोग, नेक्स्ट है 371G, ये डील करता है मिज़ोरम से। इसमें स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए दिए गए हैं? मिज़ोरम, ठीक है। जी उसमें आता है, इधर Z आता है, ऐसे करके कुछ निमोनिक बना लीजिए बिकॉज लिटिल टफ टू रिमेंबर। 371H बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। 371I बात कर रहा है गोवा और J बात कर रहा है कर्नाटका की, ठीक है। अब देखिए 372 डील करता है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडाप्टेशन। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एप्लीकेबल थे, उन लॉज को जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं है या फिर रिपील नहीं कर दिए जाते हैं तब तक वो एप्लीकेबल होंगे। ये उनको कहाँ से अथॉरिटी मिलती है? 372 से। आर्टिकल 372 आपका ये अथॉरिटी देता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को। उसके बाद 373 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी पावर मिली हुई है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो व्यक्ति होंगे उनको भी क्या कर सकते हैं, उनके लिए ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है, पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। अब आपका पार्ट 22 बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्ट टाइटल जनरली हर एक्ट में कहाँ होता है? आर्टिकल 1 में या सेक्शन 1 में, लेकिन यहाँ पर किस में है? आर्टिकल 393 में, सबसे लास्ट पार्ट में, 22 पार्ट में कहाँ पर दिया हुआ है? आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 394 आपका कमेंसमेंट की डेट बता रहा है, कौन सी डेट है? 26 जनवरी 1950। और 394A बात कर रहा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड, तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी बनाई गई है? प्रेसिडेंट की ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करेंगे? हिंदी लैंग्वेज में भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। 395 आपकी बात कर रहा है रिपील्स की। तो इसके द्वारा कौन कौन से एक्ट्स आपके? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके अलावा जो भी
इनैक्टमेंट्स हैं, या फिर नॉट इंक्लूडिंग द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949, वो सभी क्या हैं आपके रिपील कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रैपिड रिवीजन। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 बाय 1 करके इन सभी जो 8 लेक्चर्स हैं, आई गेस 20-20 मिनट के हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो इसको आप लोग ना जल्दी जल्दी से रिवाइज करके अगर देख लेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कहीं अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, इवन मोर देन इनफ है ये। ठीक है, तो इससे आप लोग देख लीजिए। उसके अलावा आपके मतलब उसमें आपके टारगेट फॉर IQ की ऐप पर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट केसेस की भी लिस्ट है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक वीडियो को। और उसके अलावा MCQs वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट हो जाएगा आपका इसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को लेकर के। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।